लिया। ओके, चलो तो ये है हमारा टॉपिक डेटा सफिशिएंसी। जैसे हमने रीजनिंग में भी ये टॉपिक होता है डेटा सफिशिएंसी, और इस टॉपिक में आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ आंसर फाइंड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी आंसर फाइंड नहीं करना है, तो आपको क्या करना होता है, हाँ ये मैथ्स का ही टॉपिक है। ओके, मैथ्स का टॉपिक हम देख रहे हैं डेटा सफिशिएंसी। मैथ्स का टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। तो इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है। जो डेटा दिया है यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन पूछा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, वहां पे क्या किया है कि क्वेश्चन पूछा है, राइट, वहां पर क्वेश्चन पूछा है। ये टॉपिक आपको आएगा 3 से 5 मार्क के लिए। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स के लिए। एसएससी में भी आता है ये टॉपिक, एसएससी में भी ये जो टॉपिक है वो आता है। हाँ, आरबीआई में भी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज में नहीं मिलेगा ये टॉपिक। रेलवेज में हार्डली कभी अगर एक आध मार्क के लिए पूछा तो रेलवेज में पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाँ शशिकांत, सीईटी में भी आता है, सीईटी में वे भी पूछते हैं। चलो लेट अस सी आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ ये मेन क्वेश्चन है आपका, इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल लेस देन 17 ईयर्स। मतलब क्या पूछा है कि आपको एवरेज फाइंड करना है कि एवरेज एज स्टूडेंट्स का कितना है, वो लेस देन 17 ईयर्स है क्या। अब इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलग अलग यूज करके आपको देखना है कि क्या आपको आंसर मिल रहा है क्वेश्चन का, आर यू गेटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आंसर मिल रहा है तो कौन से क्वेश्चन से, ये देखो ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शन जो है वो स्टार्टिंग में ही लिख लो, स्टार्टिंग में ही पेज के ऊपर ये सॉरी ऑप्शन जो है वो लिख लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सेम होंगे, सारे क्वेश्चन के लिए सेम होंगे। ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है शुभम, प्रीलिम्स में भी आता है एंड मेंस में भी ये टॉपिक जो है वो आता है, दोनों जगह पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है ना वो आप लिख लीजिए स्टार्टिंग में ही, तो हर बार हर क्वेश्चन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन, ए बी सी डी ई, हाँ 5 ऑप्शंस हैं, वो सारे लिख लो।
तो यहाँ पे देखो अभी स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज सेड इन स्टेटमेंट 1, द स्ट्रेंथ ऑफ class 8 is less than 25% of the strength of the school. Okay, the average age of the students of a school less than 17 years. अच्छा, एवरेज का क्वेश्चन है. ओके और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 8 इज लेस देन 25% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. अभी इस इंफॉर्मेशन का और हमारे क्वेश्चन का क्या कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेटमेंट बी? ओके, शशिकांत ने तो आंसर भी बता दिया, वेरी गुड. फिर बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of the school is 18 years and that of the remaining classes is 16 years. Okay, तो अगर सिर्फ मतलब अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ अगर स्टेटमेंट 2 यूज करेंगे तो भी हमें आंसर नहीं मिलने वाला है इसका. तो क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिला के देखते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में है ना, देखो सारे ऑप्शन क्या है. ए ऑप्शन बोल रहा है इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. स्टेटमेंट ऑप्शन बी बोल रहा है इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. Option C says if the data either in statement 1 alone or in statement 2 alone is sufficient to answer the question. D option में कहा है if the data in both statements 1 and 2 together are necessary, and E option says that if the data in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. ठीक है, तो हमें सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो चेक करने पड़ेंगे. अभी इंडिविजुअली तो हमने चेक कर लिया, सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करके या फिर सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज करके वी आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर. सो नाउ लेट्स ट्राई कंबाइनिंग द स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट को कंबाइन करके स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि अभी स्ट्रेंथ किसकी बोली है, स्कूल की स्ट्रेंथ है. ठीक है, स्कूल की स्ट्रेंथ है. तो लेट्स से कि मैंने अगर कहा कि स्कूल दैट लेट the school strength be 10,000. ठीक है, अगर 10,000 स्कूल की स्ट्रेंथ है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 8 इज 25% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. तो क्लास 8 में कितने बच्चे होंगे, क्लास 8 में 25% ऑफ 10,000 होंगे, क्योंकि स्कूल है ना, बड़ा नंबर है. स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे थाउजेंड्स में वैल्यू ली है. ओके, अदरवाइज आप बोलोगे कि थाउजेंड्स में क्यों लिया है, तो स्कूल का डेटा है और सारे स्कूल के मिला के हजारों बच्चे होते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस बिगर नंबर. तो स्कूल तो क्लास 8 में कितने होंगे, 2,500 बच्चे होंगे. 25% ऑफ 10,000 हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा अजम्पशन है. ठीक है, तो रिमेनिंग कितने हो गए, तो रिमेनिंग क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10,000 minus 2,500 that is equal to 7,500. ठीक है, 7,500 क्या है, रिमेनिंग है. अभी हमें क्या बोला है, मेन क्वेश्चन क्या है, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज लेस देन 17 इयर्स. ऐसा है क्या, हमें वो फाइंड करना है, राइट. तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ द स्कूल इज 18 इयर्स एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग क्लासेस इज 16 इयर्स. तो हमें पूरे अगर स्कूल का एवरेज निकालना है, पूरे अगर स्कूल का एवरेज निकालना है वो 17 आना चाहिए, है ना. 10,000 बच्चों का एवरेज कितना आना चाहिए, 17. हमारे पास अभी देखो 2,500 स्टूडेंट्स हैं
एट स्टैंडर्ड के, उनका एवरेज एज कितना है, 18 ईयर्स। तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सम ऑफ द स्टूडेंट्स, 2,500 जो बच्चे हैं उनकी एज का क्या मिलेगा, सम मिलेगा। प्लस जो रिमेनिंग बच्चे हैं जो बाकी क्लासेस में है, 7,500 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज कितना बोला है, 16 ईयर्स। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिमेनिंग क्लासेस के बच्चे हैं उनकी एज का सम मिलेगा, एंड डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स दैट इज 10,000 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा। अब वो कितना है, अभी हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि लेस देन 17 ईयर्स है क्या, लेस देन 17 ईयर्स। तो कैलकुलेट करते हैं, चलो यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेट किया तो कितना मिल रहा है हमें, लेट्स सी। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो, दिस इज 45,000, तो ये आपको मिलता है 1,65,000 अपॉन 10,000। ठीक है, ये 3 जीरोस कट कर लो तो कितना मिलेगा, 16.5। और हमारा नंबर क्या बोला है, हमें हमें यहाँ पे नंबर क्या बोला है, लेस देन 17 ईयर्स होना चाहिए, तो वही मिल रहा है हमें, लेस देन 17। पूरे स्कूल के बच्चों का एवरेज कितना मिला हमें, 16.5, विच इज लेस देन 17। इसका मतलब अगर हम बोथ द स्टेटमेंट का डेटा अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो इस ये पूरे प्रोसेस में गड़बड़ा मत जाना, बस एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे हमें क्या दिया था, नंबर दिया था और ये एवरेज दिया था। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट, सम, राइट, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने क्या किया, एवरेज और ये जो टोटल नंबर था ना 2,500, इट वाज व्हाट, नंबर, और ये क्या था, एवरेज। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सम मिला, 2,500 बच्चों के एज का सम मिला, प्लस रिमेनिंग 7,500 बच्चों के एज का सम जब हम मिलाएंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, तो उसमें बस कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कैसे यूज किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस फॉर्मूला से हमने एवरेज क्या होगा वो निकाला है और हमें मिला है 16.5 विच इज लेस देन 17। तो यस, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। अरे 10,000 हमने अजम्पशन किया है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि स्कूल है, एक बड़ा नंबर है, स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं, तो हमने अजम्पशन लिया है कि वो 10,000 होगा। ओके, दैट इज आवर अजम्पशन। आप 1,000 से करो, आप 100 से करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप 100 से भी करके देख लो, चलेगा, आ जाएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन 100 से करने जाओगे तो थोड़ा सा वो पॉइंट में ज्यादा जा सकता है, छोटे छोटे वैल्यूज, और वो वैसे हो सकता है। 100 से भी करके जा सकते हैं हम। ठीक है, लिख लो इसे, इस क्वेश्चन को लिख लो। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आईएमपी टॉपिक है। ये अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है, जो आपने मैथ्स के लेसन सीखे हैं उसी के ऊपर आपको ये बनाना है, उसी के ऊपर आपको ये करना है। हाँ, एक मिनट ना, यस, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है।
completed writing. रूल्स इसमें अदिति देखो, रूल्स इसमें क्या है, ये अभी क्वेश्चन जो है वो कौन सा टॉपिक से था, एवरेज टॉपिक से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो था एवरेज टॉपिक से। ओके, एवरेज टॉपिक से था, तो इसीलिए एवरेज फाइंड करना था हमें। और इसमें क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आपको आंसर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आंसर क्या है वो निकालना जरूरी नहीं है, इस केस में था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला था दैट लेस देन 17 ईयर्स। लेकिन डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि is the given data in statement 1 and statement 2 sufficient to find the answer। बस इतना आपको जिस पॉइंट पे पता चल जाता है वहां पे रुक के आपको ऑप्शन मार्क करना है। आपको कहीं पर भी आंसर नहीं निकालना कि आंसर इतना आएगा, ऐसे नहीं है। ओके, यस, इसका आंसर ऑप्शन डी है, मैंने मार्क किया है ना, ऑप्शन डी आई हैव मार्क। ओके, कंप्लीटेड अलीशा, प्लीज बी फास्ट। अब ये वाला करते हैं, इसे लिख लो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई टू सॉल्व। क्या लिखना बाकी है। यस, ये वाला देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस इस टॉपिक के ऊपर है ये क्वेश्चन। आपको ये टॉपिक अभी अभी सिखाया है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या which of them takes less time to cross the same platform। ओके, तो कौन सी ट्रेन, दो ट्रेन का उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन किया है। ट्रेन के लेंथ आर इन द रेशियो 2:3। तो स्टेटमेंट 1 अकेले देखो आंसर मिल रहा है क्या।
तो देखो स्टूडेंट्स इसमें कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व दिस वन। सारे ऑप्शंस बार बार मत लिखते बैठो, एक बार ही ऊपर लिख लो। डोंट राइट डाउन द ऑप्शंस, ओनली राइट डाउन द क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट वन देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट वन में क्या दिया है, देखो पहले सबसे पहले तो दिया है that common information is what length A is to length of train B is equal to 2:3. Okay, length of train A is to length of train B is equal to what, 2:3. फिर बोला which of them takes less time to cross the same platform. Okay, मतलब प्लेटफॉर्म एक ही है और कम टाइम किसको लगेगा। ठीक है, अब कम टाइम किसको लगेगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिस ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा उस ट्रेन को जो टाइम है वो कम लगेगा, राइट, उस ट्रेन को जो टाइम है वो कम लगेगा। सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट वन फिर स्टेटमेंट टू की तरफ जाएंगे। The time taken by train A to cross train B when they are moving in opposite directions is half the time taken by it to cross the train B when moving in the same direction. अभी ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, दोनों ट्रेन अगर when they are moving in the opposite direction and when they are moving in the same direction, इसमें जो रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। अब वो क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम टेकन इज व्हाट, हाफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी होता है, राइट। उसके बाद दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, इसका हाफ। ये कहाँ का फॉर्मूला है, अपोजिट डायरेक्शन का। ये फॉर्मूला है अपोजिट डायरेक्शन का और ये फॉर्मूला है सेम डायरेक्शन का। दिस फॉर्मूला इज फॉर सेम डायरेक्शन, दिस फॉर्मूला इज फॉर अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम है इट इज हाफ द टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम है इट इज हाफ द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस द ट्रेन बी व्हेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अपोजिट का टाइमिंग जो है, टाइमिंग का फॉर्मूला आएगा ये इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया है, हाफ ऑफ दिस सेम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम अगर सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस, तो ये लेंथ ए और ये कट हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2sa माइनस sb इज इक्वल टू sa प्लस sb आ जाएगा, राइट। सो 2sa माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन b इज इक्वल टू sa प्लस sb। ये जो sb है वो यहाँ पर लेकर आओ, सो 2sa माइनस sa इज इक्वल टू sb प्लस 2sb। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ये SA जो है वो माइनस होगा, माइनस, तो 2 माइनस 1 इट विल बी SA एंड दिस विल बी 3SB। तो रेशियो क्या आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन A अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन B इज इक्वल टू व्हाट, 3/1, 3/1। मतलब आपको इससे पता क्या चल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन A इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन B, राइट। तो जिसका स्पीड ग्रेटर है वो क्या होगी, जल्दी से क्रॉस करेगी, है ना, जल्दी से क्रॉस करेगी। वही पूछा है विच ऑफ देम टेक्स लेस टाइम टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, दैट इज बीन आस्क्ड। और स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, यस, स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 4:3। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ लेंथ दिया है, स्पीड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, राइट, स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 से हमें बस यही इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज टू लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 4:3। इससे हम आगे क्या सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो स्टेटमेंट 2 का कोई यूज नहीं हो रहा, स्टेटमेंट 1 से हमें आंसर मिल गया है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन ए।
that the data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 is not sufficient to answer the question. हाँ, ऐसा है। ओके सुप्रिया, अभी आइडिया क्लियर हो गया कैसे करना है? यस। एक दो एग्जाम्पल में आपको डेफिनेटली वो समझ में आ जाता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक बार वो समझ में आ गया, देन एग्जाम्पल आर नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, कंप्लीटेड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? यस, चलो ये बोट एंड स्ट्रीम वाला करो। सॉल्व दिस बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
Okay, D, C, A, C. Okay, very different options I'm getting. Okay. चलो क्या बोला है, the speed of boat in still water at least twice that of the speed of the stream. मतलब speed of boat should be what, twice that of speed of stream. ऐसा होना चाहिए, this should be the case. तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से देखते हैं क्या है, और स्टेटमेंट 2 के हिसाब से देखते हैं. स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच अ पॉइंट P from Q is exactly twice the time taken by the boat to reach Q from point P. The time taken by boat to reach a point P. अच्छा, मतलब P to Q जो भी टाइम है is twice. अच्छा, मतलब P to Q क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा. P to Q क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, और Q to P जो है that will be डाउनस्ट्रीम, वो डाउनस्ट्रीम होगा. तो इसीलिए यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा, 2 टाइम्स होगा, जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है. सो इफ द डिस्टेंस, लेट अज्यूम करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी d, राइट, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x, and speed of stream हम लेते हैं is equal to y. एग्जाम में ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, आपको अपने हिसाब से करना होता है, मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ. तो d अपॉन x प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में होगा d अपॉन x माइनस वन. तो दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स. ओके, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो d और d जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई, और हमें यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 3y. सो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स है. स्पीड ऑफ बोट क्या है, 3 टाइम्स है. ओके, और स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, the time taken by the boat to cover 8 kilometer downstream is 40 minutes and it takes 4 hours to cover 16 kilometer upstream. और डाउनस्ट्रीम में कितना लग रहा है, 40 मिनट्स. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 8 अपॉन, अभी ये 40 मिनट्स मतलब आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 40/60 आवर्स होगा, राइट. ये मिनट्स में है ना, इसको अगर हम आवर्स में करेंगे तो दैट विल बी 40/60, मतलब कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3, ये हो जाएगा 2/3. तो स्पीड यहाँ पर आएगा 24/2, दैट इज इक्वल टू 12. और फिर अपस्ट्रीम का स्पीड कितना मिलेगा, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16/4, बिकॉज 4 आवर्स लग रहे हैं ना फॉर 16 किलोमीटर, तो दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर. मतलब यहाँ पर भी सेम ही मिल रहा है. यहाँ पे क्या मिला था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट इन द दैट ऑफ द स्ट्रीम, और यहाँ पर भी सेम इक्वेशन मिल रहा है, ये 12 मिल रहा है और ये 4 मिल रहा है, मतलब दिस इज व्हाट, नथिंग बट 3 टाइम्स.
अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम कितना है, 3 टाइम्स मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है हमें, यहाँ पर सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर आएगा, 1 से भी मिल रहा है, 2 से भी मिल रहा है, स्टेटमेंट 1 से भी मिल रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी मिल रहा है, दोनों भी सॉल्व करेंगे तो दोनों से मिल रहा है, सो ऑप्शन सी वी आर गोइंग टू मार्क, वी आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन सी। राइट डाउन, राइट डाउन। ओके, डन राइटिंग। शशिकांत एंड सुष्मिता का आंसर सही था, ऑप्शन सी बोला था दोनों ने भी। स्टेटमेंट 1 में हमें कोई भी वैल्यूज नहीं दिए थे, सो वी हैव टू गो बाय assumptions, एंड स्टेटमेंट 2 में हमें वैल्यूज दिए थे, तो वो फाइंड करना आसान था। तो यहाँ पे बोला था, इज द बोट इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें क्या मिला है, 3 टाइम्स मिला है, और दोनों स्टेटमेंट से 3 टाइम्स मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से भी करेंगे तो हमें 3 टाइम्स मिलेगा। कंप्लीटेड मयूरी। चलो जल्दी जल्दी हमें दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करना है। ओके, नाउ यू सॉल्व दिस वन। चलो थोड़ा सा इजी एग्जांपल है ये, अभी एजेस के ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई टू सॉल्व, एजेस के ऊपर है, अभी सबके आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन पे, आई एम श्योर। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, आई एम श्योर सबको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। चलो सॉल्व करो इसे। अमेलिया का एज फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ अमेलिया, यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, कॉमन इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एज सम दिया है, एजेस ऑफ जूलिया प्लस रानी प्लस अमेलिया प्लस सोनिया इज इक्वल टू 91 दे रखा है, ऑप्शन ई बताया है सुष्मिता ने। ओके, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यूज करके वी विल फाइंड आउट।
स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सोनिया एंड जूलिया 6 years ago। तो सोनिया का एज और जूलिया का एज 6 years ago, सोनिया कितना था 9x एंड जूलिया का कितना था 7x। ये कभी का है 6 years ago। तो प्रेजेंट में कितना होगा, सोनिया विल बी 9x plus 6 and Julia will be 7x plus 6। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट 1, सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करेंगे तो हमें किसका एज पता है, सिर्फ दोनों का, सोनिया का पता है एंड जूलिया का पता है। बट यहाँ पे है 4 लोग, राइट, यहाँ पर है 4 लोग और एक अगर ये कौन है, आर से कौन है, रानी जो है, उसका अगर हमें पता होता तो अमेलिया का प्रेजेंट एज फाइंड करना बहुत आसान होता। ठीक है, चलो यहाँ से तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इक्वेशन क्या बनेगा, 7x प्लस 6 प्लस 9x प्लस 6 प्लस अमेलिया प्लस रानी इज इक्वल टू 91, ऐसे मिलेगा। मतलब ये a प्लस आर का इक्वेशन कुछ तो बनेगा, दैट इज 7 प्लस 9 16x प्लस 12 प्लस a प्लस आर इज इक्वल टू 91। ठीक है, तो ऐसे कुछ इक्वेशन बन रहा है। और स्टेटमेंट 2 से अगर करेंगे, स्टेटमेंट 2 से अगर करेंगे, स्टेटमेंट 1 से आपको क्या आंसर मिला सुप्रिया, आंसर मिल रहा है क्या, अमेलिया का एज मिला आपको। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया, रेशियो ऑफ जूलिया एंड अमेलिया आफ्टर 10 years। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर 10 years। तो फिर आपने ऑप्शन ए कैसे बोला, ओके, आफ्टर 10 years जूलिया इज इक्वल टू 6x होगा एंड अमेलिया का एज क्या होगा, 7x होगा। तो प्रेजेंट में आफ्टर 10 years, ये 10 साल के बाद का है, तो प्रेजेंट में जूलिया का एज कितना होगा, 6x माइनस 10 एंड अमेलिया का एज होगा 7x माइनस 10। अमेलिया का एज होगा 7x माइनस 10। ठीक है, अगर इसे भी आप इस इक्वेशन में डालते हैं, स्टिल इट बिकम्स 6x माइनस 10 प्लस, अगर दोनों, इससे तो नहीं आएगा, ओनली इसका अगर यूज करेंगे, प्लस रानी प्लस एस इज इक्वल टू 91। प्रेजेंट एज का ही दिया है ना 91, सम ऑफ एजेस ऑफ इज 90, यस प्रेजेंट का ही दिया। तो यहाँ से भी अगर आप करोगे, सो दिस इज 13x माइनस 20 प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 91। ये x की वैल्यू यहाँ से भी स्टेटमेंट 2 से भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कंबाइन करके आ रहा है क्या, देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जूलिया का जो प्रेजेंट एज है वो 7x प्लस 6 है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, हम तीनों का लेकर देखते हैं, बट फिर भी रानी का तो है ही नहीं ना, हमारे पास जूलिया का है, अमेलिया का है और तीसरी कौन है, सोनिया। इन तीनों का है। अगर रानी का होता तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसका नहीं है तो वी कैन नॉट सॉल्व, सो वी कैन नॉट फाइंड। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट कि डेटा, वो दोनों भी स्टेटमेंट का डेटा सफिशिएंट नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन, इट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन ई आएगा। इट्स ऑप्शन ई आएगा। आपका लिख के हो गया सबका, कंप्लीटेड राइटिंग एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे बताओ, रिप्लाई करो, एक और सॉल्व करते हैं। डन, ओके, एक और सॉल्व करते हैं एंड फिर हम मैथ्स इनइक्वालिटीज, ये देखो ये और एक इजी एग्जांपल है, इसको एक सॉल्व करो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैथ्स इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला एक सॉल्व करो, बहुत ही आसान है। प्रियंका की हाइट दी हुई है 39 सेंटीमीटर, आपको तीनों का सम फाइंड करना है, राहुल प्लस रॉबर्ट प्लस प्रियंका का क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है। बस आंसर मिल रहा है क्या वही चेक करो आप, कि तीनों का सम आपको मिल रहा है क्या।
चलो, हरी अप लिटिल, बी लिटिल क्विक. चलो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन, ओके, डी आंसर आया है शुभम का. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे स्टेटमेंट वन का अगर यूज करेंगे तो क्या बोला है, हाइट ऑफ राहुल प्लस प्रियंका कितना है, 160. तो यहाँ से हम राहुल का हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. राहुल इज इक्वल टू 160, क्योंकि प्रियंका का दिया है 39 सेंटीमीटर. 39 सेंटीमीटर. ओके. 160 माइनस 39 कितना होता है, 121 हाँ, आर और पी मिलाकर ही बोला है ना मैंने. हाँ, तो वही लिखा है मैंने, राहुल प्लस प्रियंका इज इक्वल टू 160 मिलाकर ही लिखा है. तो यहाँ से राहुल का हमें मिल गया है, लेकिन हमें तीनों का हाइट चाहिए ना, तीनों का हाइट चाहिए. तो सिर्फ यहाँ पे राहुल और प्रियंका का मिल रहा है, मतलब तीनों का नहीं मिल रहा है. स्टेटमेंट वन से तीनों का नहीं मिल रहा है, हमें नंबर्स नहीं चाहिए. स्टेटमेंट वन से तीनों का नहीं मिल रहा है. फिर स्टेटमेंट टू में अगर जाओगे तो क्या बोला है, द हाइट ऑफ रॉबर्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स. तो रॉबर्ट की हाइट जो है 3 टाइम्स ऑफ प्रियंका है. तो यहाँ से 3 into 39 करेंगे तो रॉबर्ट की हाइट मिल जाएगी. मतलब ओनली स्टेटमेंट टू से भी हमें सिर्फ स्टेटमेंट वन या सिर्फ स्टेटमेंट टू से तीनों का सम नहीं मिलेगा. तो कैसे मिलेगा, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे. जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे, एट दैट टाइम वी विल फाइंड आउट द आंसर. एट दैट टाइम वी विल फाइंड आउट द आंसर. सो ऑप्शन डी. हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, बस हमें ये चाहिए कि आंसर मिल रहा है. बस हमें ये चाहिए कि आंसर मिल रहा है. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, ये वाला बहुत आसान था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. लिख लो, अगर किसी का बाकी है लिखना तो प्लीज राइट डाउन जल्दी से. अदरवाइज अगर कंप्लीट है तो वाई वाई टाइप करो सब लोग, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज मैथ्स इनइक्वालिटीज. सबका अगर हो गया है तो वाई वाई टाइप करो. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा मैथ्स इनइक्वालिटीज. ये देखो, ये ना कोई होता ही है. ये लिखो. ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लिया. ठीक है, चलो.
ये टॉपिक अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। मैथ्स इनइक्वालिटीज का टॉपिक है, और ये अगर प्रीलिम्स में ना हमेशा पूछते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभार प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, कभी कभार प्रीलिम्स में आता है, और सिर्फ बैंकिंग में आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नहीं आता, रेलवेज में भी नहीं आता, ठीक है। सिर्फ बैंकिंग के लिए ये वाला टॉपिक आता है, मैथ्स इनइक्वालिटीज। प्रीलिम्स में कभी कभार पूछा जाता है, अदरवाइज ये टॉपिक मेंस में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, मेंस में ज्यादा पूछते हैं, प्रीलिम्स में समटाइम्स। ओके, तो इस टॉपिक में अभी क्या करना है, वो इसका भी वेटेज मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स का वेटेज होगा, उससे ज्यादा नहीं। मेंस में भी 5 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम 5 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक को, मैथ्स इनइक्वालिटीज को। और प्रीलिम्स में कभी कभार पूछा जाता है, मेंस में हमेशा आता है, एंड ओनली फॉर बैंकिंग, नॉट फॉर स्टाफ सिलेक्शन, नॉट फॉर रेलवेज। ओके, इस टॉपिक में अभी क्या करना है वो देखो। अभी जो डेटा सफिशिएंसी हमने टॉपिक किया, उससे ये टॉपिक बहुत ही सिमिलर टॉपिक है, लेकिन वहां पे हमें आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आंसर निकालना है, क्योंकि क्वांटिटी वन, आप ऑप्शन देखो कैसे हैं, क्वांटिटी वन ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी टू, quantity 1 is less than quantity 2, quantity 2 is greater than or equal to quantity 1, or they both are equal or relation cannot be established। जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो करते हो, है ना, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, जो क्वाड्रेटिक में जो ऑप्शंस आते हैं वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन द टॉपिक मैथ्स इनइक्वालिटीज। तो इसीलिए क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना है, क्वांटिटी 2 का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू निकालना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर बोथ वैल्यूज, ठीक है, यू हैव टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज। डेटा सफिशिएंसी में वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, बस सफिशिएंसी देखनी है कि डेटा कितना सफिशिएंट है टू गिव अस द आंसर्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स सॉल्व अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद आई, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमें हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, और मेरे ख्याल से सब लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलो ट्राई करो, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो रहा है, जो मैथ्स के टॉपिक्स है उसका रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्या आ रही है वो निकालो, क्वांटिटी 2 क्या आ रहा है वो निकालो, एंड दोनों को बस कंपेयर करना है। यहाँ पर क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143, और क्वांटिटी 2 में इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96। तो यस, चलो कंपेयर करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ओके, मयूरी का आया है ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए। इसमें भी आप चाहिए तो सारे जो ऑप्शंस है वो एक ही बार लिख लो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही, टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आप लिख लो। वन फोर्टी थ्री के क्या फैक्टर्स आए बताओ स्टूडेंट्स, 143 के फैक्टर्स क्या मिल रहा है आपको? यस, वेरी गुड, 11 एंड 14। तो मतलब क्या आएगा, -11 -13 आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 11 या फिर 13 वैल्यू आएगी x।
और y में क्या हो रहा है, 96 के फैक्टर्स क्या है, 12 एंड 8, यस 12 और 8 आर द फैक्टर्स, 12 और 8 आर द फैक्टर्स। तो ओके, -12 -8, तो y बिकम्स 12 या फिर 8। अभी कंपेयर कर लेते हैं, 11 और 12 को कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा है, 12। 11 और 8 को कंपेयर, सॉरी 11 और 8 को कंपेयर करोगे तो हु इज ग्रेटर, 11 इज ग्रेटर। सिमिलरली 13 और 12 को कंपेयर करोगे तो 13 इज ग्रेटर, एंड 13 और 8 को कंपेयर करोगे तो अगेन 13 इज ग्रेटर। मतलब क्या हो रहा है, कुछ सिंबल्स जा रहे हैं x की तरफ एंड कुछ सिंबल्स जा रहे हैं, एक सिंबल जा रहा है y की तरफ, देखो अपोजिट सिंबल आया है। यस यस नारायणी बिल्कुल सही, मयूरी का भी आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। आइदर वो दोनों इक्वल है या कोई भी रिलेशन जो है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता है। यस, ऑप्शन ई इज करेक्ट। अरे बट वो माइनस का प्लस हो जाएगा ना बाद में, यहाँ पे -20 लिखने के लिए आप ये फैक्टर्स लिखोगे, लेकिन वो दूसरे साइड में जाके वो प्लस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाते हैं। इससे भूलते नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एवरीबडी कंप्लीटेड राइटिंग, ऑप्शन ई इसका आंसर होगा, ऑप्शन ई। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग, अगर किसी का रह गया है तो अभी ही बोल दो। ओके, तो अभी और एक सिंपल वाला ढूंढते हैं, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चलो ये करते हैं, एरिया पे है। ओके, सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एंड सिलेंडर के फॉर्मूले बस है। ये भी सिंपल वाला है। चलो ट्राई सॉल्विंग दिस वन, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू को अलग अलग सॉल्व करो, क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू। अभी क्वांटिटी वन में आपको क्या करना है, जो पेरीमीटर दिया है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, इस फॉर्मूला में पेरीमीटर और लेंथ की वैल्यू डालो और ब्रेड्थ निकालो, उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला यूज करो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और फिर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, 9 पर स्क्वायर मीटर है ना, 9 इंटू ये जो एरिया यहाँ पर आएगा वो आपको इसमें डालना है, यहाँ से कॉस्ट मिलेगा। फिर क्वांटिटी टू में क्या करना है, रेडियस दिया है 21, हाइट दी है 17, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, वॉल्यूम निकालो,
एंड कॉस्ट ऑफ फिलिंग निकालना है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू पर मीटर क्यूब कितना दिया है 0.85 इनटू यहाँ पे जो भी आपको वॉल्यूम मिलेगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा एंड देन कंपेयर बोथ द क्वांटिटीज। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है, सॉल्व करो। मैं कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ तो आवाज कैसे आएगा? आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग। सॉल्व करो आप लोग, बताओ यहाँ पे ब्रेड कितना आ रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज 156, फिर यहाँ पे 2 इंटू 56 होगा प्लस 2 भी आप लिखेंगे। कितना आया ब्रेड? 40 आया। ओके, 112 is equal to 6 प्लस 2b, तो 2b is equal to होगा 196 माइनस 112, so that is equal to 8। b is equal to आ रहा है 42 आ रहा है, 42 आ रहा है ब्रेड। ब्रेड यू आर गेटिंग 42। फिर एरिया निकालना है 56 इंटू 42। चेक करो सब लोग, 42 ही आ रहा है ना ब्रेड, क्या मिला? सॉरी 192 है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, सॉरी, यस यस सॉरी माय मिस्टेक। ओके 40 मिल रहा है, 40। एंड एरिया कितना मिला आपको? 2240 है ना? हाँ, और कॉस्ट कितनी आई? 20,160 रुपीज, है ना? यस। फिर यहाँ पर I 22/7 into 21 into 21 into 17. So threes are 21. और यहाँ पे वॉल्यूम कितना मिला? 23,562। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करो 0.85 से,
मल्टीप्लाइड बाय 0.85, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 20,027.7। यस। तो क्लियरली क्या हो रहा है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपने फाइंड किया है आंसर। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, एक सिमिलर हम मेंसुरेशन पे करते हैं, ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सेम फॉर्मूलाज पे ही है, एरिया के फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। पाई की वैल्यू है 22/7। अक्षता, फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7। नहीं 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 नहीं, एसएससी में मेंसुरेशन के क्वेश्चन स्टेटमेंट कंफ्यूजन फॉर्म में नहीं आते, डायरेक्टली आते। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको कुछ फाइंड करना होगा वहां पर। यस, ऑप्शन ए आया है सुष्मिता का आंसर। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर of area 250, oh sorry, 756.25. If the length of the rectangle is 3.3 centimeter more than that of the breadth, then what is the area of the rectangle? ठीक है, एरिया फाइंड करना है अभी। कंपेयर, डायगोनल लेंथ का कंपैरिजन किसके साथ किया है, स्क्वायर के साइड के साथ, साइड ऑफ अ स्क्वायर।
ठीक है। सो क्वांटिटी 2 तो डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बस आपको एक ही साइड सॉल्व करनी है। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच, 756.25। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका रूट निकाल के, क्योंकि इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, सॉरी, और यहाँ पे रूट कैसे निकालेंगे, आखिर में 25 है तो रूट विल एंड इन व्हाट, 5। यू विल गेट द साइड, और ये जो 756 है वो कहाँ पे आता है, 27 एंड 28 स्क्वायर के बीच में। सो वी विल टेक द स्मॉलर नंबर दैट इज 27, और साइड क्या आएगी 27.5, साइड क्या आएगी 27.5। सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, diagonal of rectangle is what, 3/5, so that will be 3 by 5 into 27.5, so 5 5 are 25.5। so diagonal की लेंथ कितनी आएगी 16.5 सेंटीमीटर, diagonal will be 16.5। और क्या बोला है, length of the rectangle is 3.3 सेंटीमीटर more than that of the breadth। लेकिन हम जब रेक्टेंगल की बात करते हैं, ओके, दिस इज द रेक्टेंगल, और उसका डायगोनल हमने निकाला है वो कितना है 16.5। इसका रूट लिया है हमने नारायणी, 756.25 का रूट फाइंड किया है। यहाँ पे उतना मैंने स्क्वायर रूट में लिखा है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, रूट निकाल के ही ना। और अगर लेंथ इज इक्वल टू एल, 28 नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया ना आपको। हाँ, तो उसका यूज करो। यहाँ पर ब्रेथ क्या, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, 3.3 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, राइट। सो इफ लेंथ इज एल तो ब्रेथ कितना होगा, एल माइनस 3.3 होगा, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस 3.3 है। नहीं नहीं, राउंड ऑफ मत करो, राउंड ऑफ मत करो, फिलहाल तो राउंड ऑफ करो मत। अरे, 756.25 है, ओके। जब एंडिंग में 25 होता है तो उसका जो रूट है वो 5 में एंड होता है, ठीक है, ये हमने देखा है स्क्वायर रूट निकालते वक्त, तो इसीलिए मैंने 5 लिखा। उसके बाद ये जो बचा हुआ नंबर है 756, उसे हम देखते हैं कि कौन से दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच में आता है। तो 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है। तो ये जो नंबर है 756 वो इन दोनों के बीच में आता है, तो उससे हम कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर, दैट इज 27। तो यहाँ पे 27 लिखा है, और यहाँ पे 0.25 है, इसलिए यहाँ पे 0.5 लिखा है, ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, दैट वी कैन फाइंड आउट। सो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर।
तो लेंथ इज व्हाट एल स्क्वायर प्लस ब्रेड कितना बोल रहे हैं हम, एल माइनस 3.3, एल माइनस 3.3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16.5 स्क्वायर. ओके, सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो माइनस 6.6 एल प्लस 33 का स्क्वायर, so 0909, these are 9 plus 9 into 2, 8, 8 and 10. So 10.89 is equal to 272.25, 165 का स्क्वायर, yes, 165 का स्क्वायर 272.25, yes. तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगा 2 एल स्क्वायर माइनस 6.6 एल. तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, माइनस 272.25 इज इक्वल टू 0. ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे क्या, टू एल स्क्वायर माइनस 6.6 एल प्लस, अभी ये माइनस में आएगा, माइनस 261.36. यही आ रहा है ना. सुष्मिता, आर यू गेटिंग सेम? तो अगर हम इसे एल स्क्वायर माइनस 3.3 एल माइनस 2, अब इसके फाइंड करने हैं फैक्टर्स, 130.68 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं फॉर 33 या 3.3 के लिए. ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने किया है. हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देख रहे हैं. तो यहाँ से लेंथ निकल के आती है 13.2 एंड ब्रेथ निकल के आती है 9.9. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया निकालना है. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 13.2 इंटू 9.9 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 130.68. एरिया जो है, क्वांटिटी 1 जो है 130.68 आ रही है, क्वांटिटी 2 है 125, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2. Quantity 1 is greater than quantity 2. Yes, option A 130.68. Option A आएगा, quantity 1 is greater than quantity 2. डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो डिफिकल्ट क्यों होने वाला है.
नॉट नेसेसरी आप इतना सब ऐसे सॉल्व करो। अभी ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, जहाँ पे फॉर्मूला होता है वहां पे और ट्रिक हम क्या अप्लाई करेंगे। जब फॉर्मूला बेस्ड सम होता है तो वहां पे ट्रिक अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे डिफिकल्ट क्या आपको लग रहा है, बस ये सॉल्व करना डिफिकल्ट लग रहा है क्या? फॉर्मूला कोई भी डिफिकल्ट है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, और हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज किया है, बस यही यूज किया हमने, और कुछ ऐसे अलग कुछ नहीं यूज किया। इसमें ट्रिक लगाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन भी कैसे है? ओनली ग्रेटर या स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, स्मॉलर और इक्वल टू है क्या, ऐसा भी कंपैरिजन है। तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है इसमें। सो वी कैन नॉट अप्लाई ट्रिक्स। ठीक है, चलो ये और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला सेकेंड वाला। बहुत गलतियां करते हो आप अलीशा, डोंट डू सच मिस्टेक्स। गलती से ऐसे फॉर्मूले वगैरह डिलीट नहीं करते। ठीक है, आई विल रीसेंड दैट, डोंट वरी। तो ये देखो, अभी ये परसेंटेज का एग्जांपल है। ठीक है, परसेंटेज में क्या बोला, इन अ गवर्नमेंट स्कूल out of the total number of students present 20% left before lunch break and 20% of the remaining left during the lunch break। ठीक है, तो क्वांटिटी वन, आफ्टर लंच ब्रेक व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट वर स्टिल रिमेनिंग इन द स्कूल, एंड क्वांटिटी टू दिया है डायरेक्टली 60%। तो अगेन क्वांटिटी वन हमें फाइंड करना है। तो मैं बोलती हूँ दैट लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने में 100 बोलती हूँ, ठीक है 100, उसमें से 20% बिफोर लंच। सो बिफोर लंच कितने गए, 20% गए। 100 का 20%, बिफोर लंच 20% ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 20। तो रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग हाउ मच, 100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 80 आर रिमेनिंग। ठीक है, फिर लंच ब्रेक में क्या हो गया, 20% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। सो अगेन ये जो 80 है इसके 20%। सो ड्यूरिंग लंच ब्रेक का यहाँ पे फाइंड करते हैं। ड्यूरिंग लंच ब्रेक 20% ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 16। सो अभी रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 थे, 80 माइनस 16 क्या होगा, 64। क्या हो जाएगा, 64 रह गए। मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स बचे हैं, अभी 100 थे ना, 100 में से 64 बचे हैं। तो 100 में से 64 बचे हैं, मतलब कितने परसेंट बचे हैं, 64%, है ना। क्वांटिटी वन कितना है, 64%, और क्वांटिटी टू कितना है, 60%। सो ऑब्वियसली क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, ऑप्शन ए। 64 आउट ऑफ 100 मतलब 64%, और क्वांटिटी टू तो ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 60%, है ना। सो क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। ओके स्टूडेंट्स, चलो देन शैल वी स्टॉप, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। तो आज हमने दो टॉपिक सीखे, वन इज डेटा सफिशिएंसी और दूसरा मैथ्स इनइक्वालिटीज। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट, असाइनमेंट सेंड करती हूँ मैं आपको।